नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र के बारे में। इस प्रश्न पत्र का खंड अ हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम खंड ब के बारे में बात करेंगे। इस खंड में आपको वर्णनात्मक प्रश्न और रचनात्मक लेख व औपचारिक पत्र से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपसे पाठ्य पुस्तकों और पूरक पाठ्य पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो प्रायः यह सोच करके आते कि हम तो पेपर बहुत अच्छा करके परंतु मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए, तो उनके अंक क्यों कटते हैं, इसी बात पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि बच्चों, जब आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो क्या आप परीक्षक की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? यानी यदि 3 अंक का प्रश्न है तो क्या आपके कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट्स मूल्यांक आए, और यदि 2 अंक का है तो कम से कम 2 मूल्यांक अवश्य उसमें प्राप्त होने चाहिए। आप कई बार विस्तार इतना अधिक कर देते हैं जो कि शब्द सीमा को भी लांघ जाता है और इसका भी आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो थोड़े बहुत शब्दों का ऊपर नीचे चलता है, किंतु यदि आप लगभग दुगना या तिगना लिख जाएंगे तो उससे एक तो अपने ही समय की बर्बादी करेंगे, जिससे कि बाकी प्रश्न पत्र के छूट जाने का डर रहता है, और दूसरा इससे परीक्षक को भी एक मौका मिल जाता है आपके अंक काटने का। तो आपने किन बातों पर ध्यान रखना है और किस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या अपेक्षित है, यह मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगी। और यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप कोई कारण नहीं बनता कि अपने नंबर कटवा पाएं। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। और वैसे भी बच्चों, यह जो परीक्षा प्रश्न पत्र है, ये एक सैंपल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि यह सीबीएसई के मानक मानदंडों के आधार पर ही तैयार किया गया है। पूरे 80 अंक का पूरे पाठ्यक्रम से तैयार किया गया प्रश्न पत्र है। यदि आपने मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट यानी दोनों पालियों का ये प्रश्न पत्र अच्छी तरह से दोहरा लिया तो इसमें से बहुत कुछ आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में भी मिलेगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बच्चों, अधिक समय बर्बाद ना करते हुए हम इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करने चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे अवश्य दीजिएगा कि आपको इसमें किस अंश में अभी भी कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो मैं उस पर फिर से चर्चा करके आपकी उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगी। तो आइए चलते हैं बच्चों। वर्णनात्मक प्रश्नों में खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ये 150 शब्दों से अभिप्राय क्या है बच्चों, कि आप कम से कम अपनी उत्तर पुस्तिका की एक पूरी शीट अवश्य भर दें, और यदि थोड़ा सा और अधिक विस्तार कर सकते हैं तो अगले पृष्ठ पर भी थोड़ा ले जा सकते हैं। और इसमें आपको 3 विषय दिए गए हैं: बारिश में बिन छतरी, आपके क्षेत्र में लगने वाला हॉट बाजार और रेलवे स्टेशन का दृश्य। इन तीनों में से आप कोई भी एक विषय चुन सकते हैं, लेकिन उसमें विषय वस्तु के आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, भाषा के नाम का 1 और प्रस्तुतिकरण का 1। इस प्रकार से 5 अंकों का ये विभाजन होगा। इसमें किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होता और इसीलिए कभी भी इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपनी कल्पनाशीलता के अनुरूप, अपने अनुभव के अनुरूप इसको लिखता है, और इसी कारण परीक्षक इसमें अंक अवश्य ही देते हैं। बाकी पूरे अंक मिलेंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रस्तुतिकरण कितना प्रभावी है, भाषा शैली कैसी है। उस आधार पर आपके अंक पूरे अथवा थोड़े से कम मिल सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि रचनात्मक लेख लिखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है
और बच्चों, जब भी कभी आप रचनात्मक लेख लिखते समय अटक जाएं, आपको समझ में ना आ पाए कि अब आगे क्या लिखना चाहिए, तो आप अपने मन में वे 6 ककार सोचिए जिनके विषय में आप अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़ चुके हैं कि ये जो विषय दिया गया है ये क्या है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है और कौन है जो इससे प्रभावित हो रहा है, यह विषय हमारे लिए कब काम का होता है, इसके द्वारा हम क्या क्या करते हैं, या यह क्यों होता है, कैसे होता है, इस तरह से जब आप क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्नों को अपने मन में सोच करके देखेंगे ना, तो आपको अवश्य ही उस विषय से संबंधित अपने आप ही नए नए विचार दिमाग में आते रहेंगे, जिन्हें आपने क्रमबद्ध रूप से लिख डालना है, और इस प्रकार से रचनात्मक लेखन आप कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 8 है, अपनी कॉलोनी में सफाई की अव्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में कचरा बिन या डस्टबिन लगाने की मांग करें। तो इस उत्तर के लिए बच्चों आपको प्रश्न पत्र में ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आपने लिखना किसको है, नगर निगम के अधिकारी को। और जो दूसरे वाला है, अपनी कॉलोनी में प्रदूषित पानी की सप्लाई की समस्या का उल्लेख करते हुए जनसत्ता के संपादक को पत्र लिखिए। ये संपादक के नाम वाला पत्र आया, और यहाँ पर जो जनसत्ता है यह अखबार का नाम है। समाचार पत्र जैसे आप नवभारत टाइम्स या फिर दैनिक जागरण लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर वो ना लिख करके आपको जनसत्ता लिखना है, यानी ये संपादक के नाम पत्र ही है। तो बच्चों, आपने देख लिया कि 5 अंकों का जो पत्र आ रहा है, इसमें से आपको परीक्षा में भी प्रायः एक संपादक के नाम पत्र और एक अन्य किसी अधिकारी के नाम पत्र मिलता है। इसमें आरंभ व समाप्ति की जो औपचारिकताएं होती हैं उनके नाम का 1 अंक होता है, भाषा शैली का भी 1, और विषय वस्तु के 3 अंक होते हैं। तो इस प्रकार ये 5 अंक रहते हैं। इसमें आपने बच्चों जिस गलती की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो त्रुटि प्रायः बच्चे करते हैं, हम भी उत्तर पुस्तिका जांचते समय ये देखते हैं कि बच्चे यदि पत्र लिख रहे हैं नगर निगम के अधिकारी को, उसमें भी पहली पंक्ति में संपादक की अपेक्षा वे लिख देंगे नगर निगम अधिकारी, और दूसरी पंक्ति में फिर वापस से वे बहादुर शाह जफर मार्ग या कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली इस तरह से लिख जाते हैं। बच्चों, आप ध्यान रखिए कि पहली पंक्ति में हम वह लिखते हैं कि आपका पत्र पढ़ने वाला कौन है, वह अधिकारी कौन है। यदि आपने दूसरे वाले पत्र का चयन किया तो आप पहली पंक्ति में उसमें लिखते हैं संपादक, और यदि आपने पहले वाले का चयन किया तो उसमें आप लिखेंगे नगर निगम अधिकारी। परंतु दूसरी पंक्ति उसके नीचे ही, ठीक उसके नीचे जो हम लिखते हैं उसमें हमें लिखना होता है कि वह किस विभाग में बैठा है। जैसे संपादक समाचार पत्र के विभाग में बैठा होगा तो यानी दैनिक समाचार पत्र ही हो गया ना वो तो, लेकिन जो नगर निगम अधिकारी वो कहाँ बैठेगा, नगर निगम में बैठेगा ना। तो आपको दूसरी पंक्ति में विभाग का नाम लिखना होता है, और तीसरी पंक्ति में वह स्थान आता है कि वह विभाग कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली या दिल्ली या जो भी आप लिखना चाहें स्थान, वह स्थान लिखना है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप पत्र तो लिख रहे हैं नगर निगम अधिकारी को और उसमें आप संपादक का वो लिखना शुरू कर दें कि आप जैसे समाचार पत्र के संपादक को ही लिख रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आपको अंतर रखना होगा। और पत्र पर भी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्रश्न संख्या 9, अखबार में संपादकीय लेख कहाँ होता है, इसे कौन लिखता है तथा इसकी क्या विशेषता है। ये 3 अंक का प्रश्न है। इसका उत्तर हम क्या देंगे, अखबार के बीच के पृष्ठ को हम संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। तो यह कहाँ पर होता है, बीच के पृष्ठ में होता है। और इसे लिखने वाला कौन है, ये इसे वास्तव में संपादक लिखता है, परंतु अपनी पूरी टीम की मदद से, अपने समूह की मदद से संपादक लिखता है। और इसीलिए इसे
अखबार की आवाज माना जाता है, संपादक की अकेले की आवाज नहीं माना जाता। इसकी विशेषता क्या होगी कि यह संपादक की अपनी स्वयं की विशेषता ना मान करके समाचार पत्र की आवाज इसे माना जाता है, जिसमें कि संपादक किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर समाचार पत्र की राय रखता है। तो आपको समझ में आ गई ये तीनों बातें कि यह होता कहाँ पर है। संपादकीय पृष्ठ अखबार के बीच के पृष्ठ में होता है। इसे कौन लिखता है? संपादक अपने समूह के सदस्यों की मदद से लिखता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह केवल संपादक की राय ना होकर पूरे समाचार पत्र की राय होती है, जिसमें घटना, समस्या या मुद्दे पर समाचार पत्र अपनी आवाज उठाता है। बच्चों, अथवा के बाद एक अन्य प्रश्न भी है, बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। आपको इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना था, तो यानी यह भी 3 अंक का है और स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बीट रिपोर्टिंग भी 1.5 अंक का होगा और विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी 1.5 अंक का होगा। 1.5 अंक प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 3 पंक्तियों में इसका विस्तार अवश्य देना चाहिए। जैसे बीट रिपोर्टिंग में हम क्या लिखेंगे कि संवाददाताओं के बीच में उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर जो कार्य का विभाजन होता है, उसी को मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। और बीट से संबंधित रिपोर्टिंग करने को ही बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। और बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को अपने क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी व दिलचस्पी का होना अनिवार्य है। और जब हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें क्या कहेंगे, किसी विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी जानकारी, घटनाओं, तथ्यों व मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण करके रिपोर्टिंग करना विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, यदि आप दोनों बिंदु स्पष्ट करते हैं तो आपके 3 अंक अवश्य प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न है इसमें, एंकर पैकेज को स्पष्ट कीजिए अथवा टेलीविजन समाचार की भाषा शैली की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एंकर पैकेज, ये वाला जो प्रश्न है यह आपका 3 अंकों वाला ही प्रश्न है, सॉरी 2 अंक वाला प्रश्न है। तो इसमें हमें कम से कम 2 वैल्यू पॉइंट्स तो देने ही हैं। तो एंकर पैकेज क्या है? टीवी पर किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जो तरीका है उसी को हम एंकर पैकेज कहते हैं। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों के बाइट यानी कथन आदि द्वारा जरूरी सूचनाएं दिखाई जाती हैं। और अथवा कर जो है ये टेलीविजन समाचार की भाषा शैली की 4 विशेषताएं, ये तो आपको बहुत सारी विशेषताएं पता है, आप कोई भी 4 लिख दीजिए। जैसे आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो, सरल प्रभावी संप्रेषणीय भाषा हो, भाषा में प्रवाहमयता हो, वाक्यों में तारतम्यता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनके उच्चारण में सहजता हो। तो इस प्रकार आप कोई भी 4 बिंदु लिख सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 10, कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो बच्चों, कहानी के विभिन्न तत्व हैं और क्योंकि ये केवल 3 अंक का ही प्रश्न है, इसीलिए बहुत अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, द्वंद्व, देशकाल वातावरण, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स। और प्रत्येक के विषय में आप कोई 1-1, 2-2 पंक्तियां ही लिखते जाएंगे तो भी काफी है। जैसे कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है और जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। और द्वंद्व के विषय में आप क्या बताएंगे कि द्वंद्व कहानी को आगे बढ़ाता है, उसमें रोचकता बनाए रखता है। देशकाल वातावरण के विषय में हम बता सकते हैं कि कहानी को रोचक प्रामाणिक बनाने के लिए उसी देश, काल और वातावरण का ध्यान रखते हुए कहानी की रचना की जाती है। पात्रों के बारे में आप बोल सकते हैं कि कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, परंतु जिस तरह का पात्र हो
उसी तरह का उसका चरित्र चित्रण व संवाद अवश्य लिखने पड़ते हैं। और चरित्र चित्रण में क्या आ जाएगा कि पात्रों के गुणों का बखान करके उनके क्रियाकलापों को, संवादों को दर्शाकर पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है। संवाद कहानी को गति देने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने वाले होते हैं, और संवादों के माध्यम से ही कहानी के पात्रों का स्वभाव, उनकी पृष्ठभूमि हमारे सामने स्पष्ट होती है। और चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहानी का वह बिंदु होता है जहां पहुंचकर कहानी समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार आप प्रत्येक बिंदु के विषय में एक एक दो दो पंक्तियां बताते जाइए और 3 अंक का ये आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। आगे है, नाटक कहानी से किस रूप में भिन्न है? तो नाटक और कहानी में क्या क्या अंतर है? कहानी का संबंध लेखक व पाठक से होता है, जबकि नाटक का संबंध लेखक, पाठक, दर्शक, पात्र, निर्देशक, श्रोता सभी से होता है। क्योंकि कहानी पाठ्य होती है या फिर श्रव्य होती है, किंतु नाटक दृश्य रचना है। और कहानी को हम केवल कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जबकि नाटक को हम क्या करते हैं? देखते हैं। नाटक का मंचन होना अनिवार्य है। नाटक में रंगमंचीयता, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, संगीत, ध्वनि व्यवस्था आदि का समावेश होता है। और नाटक में द्वंद्व कहानी की तुलना में अधिक होता है। तो इस प्रकार बच्चों, जब आप ये अंतर लिखने लगे हैं, जब भी आपको तुलना करनी हो या अंतर करना हो, तो अच्छा ये रहता है प्रायः आप बीच में एक लाइन डालकर एक तरफ कहानी और दूसरी तरफ नाटक ऐसे लिख करके उनके बिंदु लिखते चले जाएं। 1, 2, 3 इस तरह से यदि आप 3 बिंदुओं में इसे स्पष्ट करेंगे तो पूरे अंक मिलने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, कविता लेखन के संबंध में प्रचलित 2 मतों का उल्लेख कीजिए। तो कविता लेखन के बारे में कौन से 2 मत प्रचलित हैं? एक तो मत यह है कि कविता रचना एक ईश्वरीय देन है, यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुण है। इसे रचने या लिखने के लिए कोई अलग से प्रणाली सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रणाली सिखाना संभव भी नहीं है, यह जन्मजात गुण होता है। और दूसरा मत ये कहता है कि कविता लेखन भी एक कला है, अन्य कलाओं की तरह इसे भी हम प्रशिक्षण द्वारा सिखा सकते हैं। जैसे नृत्य, संगीत, चित्रकला सीखी जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से कविता लेखन भी सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न, कहानी की परिभाषा स्पष्ट करें। तो 2 अंक का है, यानी किसी घटना, पात्र, समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष हो, वह कहानी कहलाती है। तो बच्चों, इस प्रकार आप अंकों को देखते हुए अपने प्रश्न के उत्तर लिखेंगे कि उनमें हमने कितने वैल्यू पॉइंट्स डालने हैं। आगे प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, एक कम कविता में कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल व गतिशील होने के किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे कि कवि ने यह बताया है कि लोगों ने आत्मनिर्भर, मालामाल व गतिशील होने के लिए अनैतिक व अनुचित तरीके अपनाए। दूसरा, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसे तरीकों को अपनाकर उन्होंने धन संचय किया। और तीसरा, इससे सब तरफ स्वार्थता का वातावरण व्याप्त हो गया और ऐसे लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करने से भी नहीं हिचकिचाए, और जो लोग बेईमानी व संवेदनहीन हो गए वे तो बहुत अधिक धन संचय कर पाए, परंतु जो ईमानदार रह गए वे गरीब रह गए। अगला प्रश्न है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ व अंत गोड़ो गोड़ो से, कवि ने ऐसा क्यों किया है? तो इसका उत्तर क्या है कि कविता का आरंभ तो तोड़ो 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 से हुआ, क्योंकि
कवि यह कहना चाहता है कि तोड़ना सृजन की पहली सीढ़ी है, तोड़ने के बाद ही नवनिर्माण संभव है। धरती को उपजाऊ बनाने के लिए सभी अवरोधों को, रुकावटों को दूर करना होगा। धरती की गुड़ाई करके उसमें बीज डाले जाएंगे, तभी पोषण होगा। और ठीक इसी प्रकार से हमारे मन में भी भावों व विचारों के पोषण के लिए हमें झुंझलाहट, चिढ़, कुड़न, खीज, ऊब आदि भावों को मन से बाहर निकाल फेंकना होगा, और तभी उसमें सृजनात्मक विचारों की गुड़ाई हो पाएगी, सृजनात्मक विचार उत्पन्न हो पाएंगे, और तभी हमारे मन में सरसता आएगी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की विरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो विद्यापति की नायिका सावन के महीने में अपने प्रियतम से अलग रहने पर कष्ट अनुभव कर रही है। नायिका कातर दृष्टि से अपने प्रेमी को खोजती रहती है, उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। नायक के बिना उसे प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा नहीं लगता। आंखों को वह अपने हाथों से ढक लेती है, कानों को अपने आंखों को वह मूंद लेती है, कानों को वह ढक लेती है, यहाँ तक कि कोयल की कूक, भंवरे की गुंजार तक वह सुनना नहीं चाहती। और नायक की याद में वह इतनी दुबली हो गई है कि पृथ्वी पर बैठने के बाद सहजता से उठ भी नहीं पाती। बच्चों, यहाँ मैं एक और आपको हिंट देना चाहूंगी कि यदि आप ध्यान से देखें तो इसी प्रश्न से संबंधित आपको पठित पद्यांश इसी प्रश्न पत्र में दिया गया है। वो जो आपने पढ़ा है, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, तो आप उसे देख करके पूरा का पूरा ये उत्तर लिख सकते हैं। तो जब भी आप प्रश्न उत्तर लिखें, ये ध्यान रखें, यदि आपके प्रश्न पत्र में ही कोई पठित गद्यांश या पद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक वाला उसी प्रश्न से संबंधित है, तो वहां से मदद ले लीजिए और आपका वह उत्तर एकदम आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार रचनात्मक लेख लिखते समय भी यदि आपको अपठित गद्यांश उस विषय से संबंधित मिल जाए, तो वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। अगला है प्रश्न 12। 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं और 30 से 40 शब्दों में ही में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से अभिप्राय है कि युधिष्ठिर की तरह दृढ़ निश्चय कर लेना। जैसे युधिष्ठिर दृढ़ संकल्प के बलबूते पर ही सत्य से साक्षात्कार करने में सफल हुए थे, वे पूरा निश्चय करके विदुर के पीछे पीछे भागे थे और अंत में वे विदुर तक पहुंच भी गए थे। यहाँ विदुर सत्य का प्रतीक है। तो इसी प्रकार यदि हम भी पूरा निश्चय करके सत्य की खोज में जाते हैं, तो हम भी सत्य तक पहुंच सकते हैं। किसी भी स्थिति में हमें सत्य व धर्म के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, जैसे कि युधिष्ठिर कभी भी अपने पथ से डगमगाए नहीं। अगला प्रश्न, राम के प्रति अपने श्रद्धापन को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि भरत सभा में उपस्थित लोगों के सामने श्री राम की महानता व विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। और जब वे श्री राम के विषय में बात करते हैं तो उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह निकलती है और उनके उदार स्वभाव का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि श्री राम ने बचपन से लेकर आज तक कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। उन्होंने तो यहाँ तक कि मुझे खेल खेल में भी कभी हारने नहीं दिया और सारे घटनाक्रम के लिए वे स्वयं को दोषी मानते हुए श्री राम के प्रति मन में सर्वस्व समर्पण का भाव लाते हैं। अगला है, अगहन मास में विरणी नायिका अपना व्यथा संदेश पति को कैसे पहुंचाना चाहती है? तो अगहन मास में विरणी नायिका नागमती हृदय में विरह अग्नि के जलने की बात करती है और वह परदेश गए हुए अपने पति रत्नसेन के वियोग में इतनी दुखी है कि उस तक संदेश पहुंचाने के लिए वह भंवरे और कौवे का सहारा लेती है
यद्यपि यहाँ पर ऊहात्मक शैली भी है और अतिशयोक्ति का सहारा लेते हुए वह यह भी कहती है कि मेरे पति से जाकर कहना कि विरह की अग्नि से उठने वाले धुएं के लगने से ही हमारा रंग काला हो गया। आगे है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है समधिया हरगोविंद की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में आप क्या बताएंगे? समधिया हरगोविंद वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है और ठीक उसी हाव भाव के साथ संवाद पहुंचाना जानता है जैसे कि उसे वह संवाद दिया जाता है। तो इससे उसमें एक अच्छे समधिया के सभी गुण परिलक्षित होते हैं। वह बहुत ही भावुक है, संवेदनशील व समझदार है, वह ईमानदार है, दूसरों का मददगार है, वह चतुर है, कर्तव्यनिष्ठ है और इसी कारण वह अपने कर्तव्य से कोताही नहीं बरतना चाहता। तो ये सारी की सारी विशेषताएं समधिया के विषय में हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, साझा लघु कथा में गन्ने की फसल तैयार होने पर किसान ने क्या चाहा और हाथी ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा कि गन्ने की फसल तैयार होने पर किसान ने यह चाहा कि फसल को आधा आधा बांट लिया जाए और इसीलिए उसने हाथी से बंटवारा करने को कहा, परंतु इस बंटवारे की बात को सुनकर हाथी बिगड़ गया और उसने किसान को सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और यह कहा कि अपने पराये की बात मत करो, हम दोनों ने मिलकर इस फसल को उगाने में मदद की है, इसलिए दोनों ही इस फसल के स्वामी हैं और हम मिलजुल कर इसका बंटवारा कर लेते हैं। इसके बाद उसने एक गन्ना उखाड़ कर खाने की बात की, जिसका एक छोर किसान के मुंह में था और दूसरा हाथी के मुंह में, और धीरे धीरे हाथी ने वह सारा गन्ना ही खींच लिया और किसान को कुछ भी नहीं मिल पाया। इस प्रकार हाथी ने अन्याय पूर्वक पूरी फसल पर अपना अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बच्चों, किसी भी रचना के शीर्षक की जब भी बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह बताना होता है कि एक अच्छा शीर्षक वह है जो कि संक्षिप्त हो, रोचक हो, विषय वस्तु के अनुकूल हो। इस आधार पर जब हम दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक को परखते हैं तो यह शीर्षक हमें बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि यह संक्षिप्त है, रोचक है और इसमें जो नायक संभव है वह भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास के नायक देवदास की भांति ही व्यवहार करता है। जैसे उस उपन्यास में देवदास पारों के पीछे दीवाना था, ऐसे ही यहाँ यह संभव भी एक अनजान लड़की के प्रेम में दीवाना होकर के उसे हर जगह खोजता फिरता है और उसे देखने के लिए उसके मन में एक ललक सी रहती है और वह उसका साथ पाने के लिए बहुत ही बेचैन रहता है। और इस प्रकार इस कहानी में प्रेम की व्यापकता और संवेदना को स्पष्ट किया गया है और प्रथम आकर्षण व परिस्थिति के कारण उत्पन्न प्रेम को बहुत ही मजबूती से रखा गया है। इस आधार पर यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, किन्हीं दो प्रश्नों के 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। जिनमें पहला है, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है, जहां कोई वापसी नहीं के आधार पर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे कि लेखक ने इस पाठ में खनिज संपदा से समृद्ध व संपन्न क्षेत्र को ही उसके विनाश का कारण माना है, क्योंकि सिंगरौली क्षेत्र के साथ ऐसा ही हुआ है कि वहां की संपदा का दोहन करने के लिए अनेक उद्योगपतियों ने और यहाँ तक कि सरकार ने भी नए नए तरीके सोचे,
और हर कीमत पर उसे हड़पने की चाह में, कब्जा करने की चाह में वहाँ के पेड़ पौधों को काट डाला, वहाँ उद्योग लगा दिए, जिससे कि वहाँ के लोग इधर उधर भटकने के लिए विवश हो गए और वे अपने ही देश में नए शरणार्थी बनकर रह गए। और उनका औद्योगिकीकरण के कारण जो ये विस्थापन हुआ, उसके पीछे मुख्य कारण वहाँ की संपदा ही रही। इसीलिए यहाँ लेखक ने कहा कि किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। अगला प्रश्न, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने प्रेमधन की छाया स्मृति संस्मरण में किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो यहाँ लेखक ने यह उल्लेख किया है कि लेखक व उसके हिंदी प्रेमी मित्रों की जो मंडली है, वह अपनी बातचीत में शुद्ध साहित्यिक पढ़ने लिखने वाली हिंदी कर शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसमें प्राय निस्संदेह शब्द का प्रयोग अधिक होता था। और वहाँ आसपास में रहने वाले अधिकांश लोग वकील, मुख्तार व कचहरी के अफसर थे, जिनकी बातचीत में प्राय उर्दू के शब्दों का प्रयोग रहता था। ऐसे में उन्हें इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थोड़ी अजीब लगती थी और इसीलिए उन्होंने इस हिंदी प्रेमी मंडली का नाम निस्संदेह रख छोड़ा था। अंतिम प्रश्न है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। तो बच्चों, केवल 2 अंक का प्रश्न है, बहुत अधिक विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना बताना है कि हरिश्चंद्र के नाटक दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां थी, सोने, चांदी व लोहे की, जिनमें से किसी एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति थी। स्वयंवर के लिए आए हुए लोगों के सामने ये तीनों ही पेटियों को रख करके किसी एक को चुनने को कहा जाता था। अकड़बाज सोने की पेटी चुनता था और उल्टे पैर लौटता था। लोभी चांदी की पेटी चुनता तो उसे भी मायूस होना पड़ता, लेकिन सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी को चुनकर घुड़दौड़ में पहला इनाम पाता था। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न पत्र अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप स्वयं ही अपना मूल्यांकन कर लेंगे कि आपने परीक्षा में जो उत्तर दिए, क्या वे वाकई इन्हीं मूल्यांकों के अनुरूप थे? क्या आपको पूरे पूरे अंक मिलने चाहिए या कट जाने चाहिए? तो यदि उन अंकों के कट जाने की संभावना है तो आप उन्हें भविष्य के लिए फिर और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि वार्षिक परीक्षा में आपके अंक कोई ना काट पाए। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है, आप उसे मुझे लिख करके बताइए। मैं उस समस्या को दूर करने का अपना यथासंभव प्रयास करूंगी। धन्यवाद बच्चों।